हेलो स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल। मैं नम्रता हसानी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST गवर्नमेंट कॉलेज मेड़ता सिटी, इस नए सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं कोविड-19 के कारण कॉलेज में रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए इस सेशन की क्लासेस हम इस ऑनलाइन क्लासेस के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके ABST सब्जेक्ट में बीकॉम थर्ड ईयर में 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स, और जो सेकंड पेपर है आपका, इसमें आपके पास चॉइस है ऑडिटिंग और टैक्सेशन के बीच में। तो हम कॉलेज के कोर्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट पेपर इनकम टैक्स लॉ और सेकंड ऑडिटिंग, ये दोनों पेपर्स हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ेंगे। आज हम आपके फर्स्ट पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। इनकम टैक्स को समझने से पहले या इनकम टैक्स को स्टार्ट करने से पहले हम टैक्स को समझते हैं। टैक्स क्या होता है, बैकग्राउंड क्या है, टैक्स क्या है, क्यों लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है। पहले हम ये समझेंगे टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, फिर हम हमारे मेन जो पेपर है इनकम टैक्स, इस पर आएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेस क्या पढ़ेंगे हम पहले। व्हाट आर टैक्सेस और व्हाई दे आर चार्ज। टैक्स होते क्या हैं और क्यों लगाए जाते हैं। तो देखिए टैक्स क्या होते हैं। हम यानी हम सोसाइटी में रहते हैं। आप बोल सकते हो कि हमारी कंट्री में जो लोग हैं, आप इसको सोसाइटी बोल सकते हो, पब्लिक बोल सकते हो, ठीक है। हम लोग गवर्नमेंट से क्या डिमांड करते हैं। सोसाइटी गवर्नमेंट से डिमांड करती है अपनी फैसिलिटीज़ के लिए। क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए होती है, बहुत टाइप की फैसिलिटीज़ की डिमांड होती है। एजुकेशन फैसिलिटीज़ हमें चाहिए होती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हमें चाहिए होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए होता है, सिक्योरिटी की डिमांड हम करते हैं कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर हम सिक्योर रहें। और आजकल तो आप जानते हैं आपके आसपास की कंट्रीज़ कभी भी कुछ भी माहौल क्रिएट कर देते हैं। तो हम जो पब्लिक हैं, हम अपने गवर्नमेंट से, अपनी सरकार से बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ की डिमांड करते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि ये सारी फैसिलिटीज़, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उसे फंड्स की ज़रूरत है। पैसा चाहिए तभी वो आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ दे सकती है, तभी वो आपको एजुकेशन फैसिलिटीज़ दे सकती है, तभी वो आपकी सिक्योरिटी के लिए जो आपकी रक्षा उपकरण है वो परचेज़ कर सकती है। तो गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है फंड्स की, और पब्लिक सोसाइटी हम लोगों को ज़रूरत होती है विभिन्न तरह की फैसिलिटीज़ की। तो गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड करवा सकती है, लेकिन उसे जो फंड्स चाहिए, उसके लिए जो उसे आय चाहिए, वो कहाँ से लेगी, वो हम ही से लेगी, पब्लिक से ही लेगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कलेक्ट फंड्स फ्रॉम पब्लिक बाय वे ऑफ टैक्सेस। आय के रूप में टैक्सेस के रूप में गवर्नमेंट पब्लिक से आय कलेक्ट करती है, फंड्स कलेक्ट करती है। देखो, कंट्री इज़ रन बाय द गवर्नमेंट। टू रन द कंट्री गवर्नमेंट नीड्स फंड्स एंड दीज फंड्स आर कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट इज़ टैक्सेस। यही बात मैंने भी आपको समझाई कि देश को चलाने के लिए सरकार को ज़रूरत होती है फंड्स की, पैसे की, और ये पैसा गवर्नमेंट बहुत सारे साधनों से एकत्रित करती है, वेरियस सोर्सेज। तो उसी में सरकार की आय का एक सोर्स है कर, जो वो पब्लिक से, जनता से लेती है। और भी साधन हैं गवर्नमेंट की आय के, ऐसे गवर्नमेंट कंपनीज़ का जो प्रॉफिट होता है वो भी गवर्नमेंट की आय का साधन है।
लेकिन जो कर है वो सरकार की आय का महत्वपूर्ण साधन है। गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा इस टैक्स से ही मिलता है। तो अब हमें समझ में आया कि कर क्या होता है, टैक्स क्या है और क्यों लगाया जाता है। ठीक है, तो हमने ये समझा व्हाट आर टैक्सेस और व्हाई दे आर चार्ज्ड। अब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं, क्या टाइप ऑफ टैक्सेस या काइंड ऑफ टैक्सेस, कर कितने प्रकार के होते हैं। हमने देखा हमारे सब्जेक्ट का, हमारे पेपर का नाम क्या है, इनकम टैक्स लॉज एंड अकाउंट्स। इनकम टैक्स किस टाइप का टैक्स है, कौन सी कैटेगरी में आता है, हम ये देखेंगे पहले, उसके बाद ही हम इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे। तो टाइप ऑफ टैक्सेस यानी हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में टैक्सेशन का ढांचा किस तरीके का है, कैसा इसका बेसिक ढांचा है। तो टैक्सेशन, काइंड्स ऑफ टैक्स, तो हमारे यहाँ मेनली दो टाइप के टैक्सेस हैं। टैक्सेस को दो काइंड्स में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर हिंदी में, और इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर हम कहते हैं। नाम से पता चल रहा है वैसे आपको, डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट लगता है, किसी व्यक्ति के ऊपर डायरेक्ट लगाया जाता है सरकार द्वारा। इनडायरेक्ट टैक्स सरकार द्वारा लगाया जाने वाला ऐसा कर जिसका भुगतान डायरेक्टली उसी व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता। अगर हम नाम से, शब्द से देखें तो ऐसा ही कुछ हमें समझ आता है। चलिए हम इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं, समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स होते क्या हैं। देखिए, डायरेक्ट टैक्स आर पेड बाय द पर्सन यानी टैक्स पेयर directly to the government. The person paying the taxes cannot shift its burden on some other person. प्रत्यक्ष कर ऐसे कर जो जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं उसी को ही वहन करने पड़ते हैं। जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं वही सीधा उसका पेमेंट सरकार को करता है। पेड बाय द पर्सन डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, सरकार को डायरेक्ट वही व्यक्ति भुगतान करता है जिस पर वह कर लगाया गया है। वी कैन से द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी बॉर्न बाय दैट पर्सन ऑन विच इट हैज़ बिन इम्पोज्ड। टैक्स की जो राशि होती है, डायरेक्ट टैक्स की राशि, वो उसी व्यक्ति को वहन करनी है जिसके ऊपर ये टैक्स लगाया गया है। ठीक है, चलिए एक बार इसको हिंदी में समझते हैं, फिर आगे और हम देखेंगे क्या होते हैं डायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर से आशय ऐसे कर से होता है जिसका भार उसी व्यक्ति को वहन करना पड़ता है जिस पर ये लगाया जाता है, ये बताया मैंने भी आपको। अर्थात कराघात यानी इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एंड करापात यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्स एक ही व्यक्ति पर होता है। अब ये कराघात क्या है, करापात क्या है, हम इसको भी समझेंगे। जिस व्यक्ति पर इस कर को लगाया जाता है वह व्यक्ति अपने स्वयं के पास से इस कर का भुगतान करता है, वह इस कर को अन्य व्यक्ति से वसूल नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। जैसे मैं अपना स्वयं का एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। मेरी सैलरी आती है, पूरे ईयर में मुझे जितनी सैलरी मिली, सरकार ने मुझसे पूछा, नम्रता आपने वर्ष 2019-20 में पूरे साल में आपकी जॉब से वेतन प्राप्त किया। मैंने कहा हाँ जी सर प्राप्त किया। बोला इस वेतन पर आपको सरकार को कर देना पड़ेगा। कहा ठीक है सर बताइए कितना कर देना है। उन्होंने मुझे बता दिया ठीक है आपको 1 लाख रुपए का टैक्स देना है। तो मैंने क्या किया, मेरा जो वेतन आया हुआ था उस वेतन से वो 1 लाख रुपए जो डिमांड था टैक्स की, इसकी कैलकुलेशन हम बाद में सीखेंगे कैसे कैलकुलेशन की जाती है टैक्स की, वो मैंने सरकार को जमा करा दिया। ठीक है, मतलब सरकार ने मुझसे कर मांगा, मेरी आय पर कर मांगा और मैंने वो कर सीधे सरकार के पास जमा करा दिया। यानी जिस पर कर लगाया उसी ने वह कर वहन किया। तो ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट टैक्स। मैंने जो कर का भुगतान किया वो किस प्रकार का कर है, डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। मेरे ऊपर ही कर लगाया गया और मेरे द्वारा ही इसका भार वहन किया गया। मैं किसी और से नहीं कह सकती कि सरकार
को मैंने इतने रुपए का कर का भुगतान किया है, तो इस कर को मैं किसी और से वसूल नहीं कर सकती। सरकार ने मेरी आय पर कर लगाया है और ये मेरे द्वारा ही वहन किया जाना है। इसे ही कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स, यानी कि प्रत्यक्ष कर। अच्छा, इस डेफिनेशन में हमने दो शब्द देखे, कराघात और करापात। कराघात यानी इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। करापात को बोला जाता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो पहले अब हम ये देखते हैं कि कराघात क्या है और करापात क्या है। कराघात, देखिए, कर जमा कराने का दायित्व जिस व्यक्ति पर होता है, कराघात जिसे कि इम्पैक्ट ऑफ टैक्स भी कहते हैं, कर जमा कराने का दायित्व जिस व्यक्ति पर होता है। इनिशियल लायबिलिटी टू पे टैक्स, इनिशियल लायबिलिटी टू पे टैक्स, जिसके ऊपर कर लगाया जाता है, जिसके ऊपर प्रथम दायित्व है, प्रथम आघात है कर का, जिसके ऊपर कर लगाया गया है, उसे ही कहा जाता है कराघात, इनिशियल लायबिलिटी टू पे टैक्स। और करापात क्या है? करापात उस व्यक्ति पर होता है जो अंतिम रूप से कर का भार वहन करता है। तो अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उसमें कराघात भी मुझ पर हुआ और करापात भी, यानी कर लगाया भी मेरे पर गया और भुगतान भी मुझे ही करना है, वहन भी मुझे ही करना है, मैं किसी दूसरे से वसूल नहीं कर सकती। तो कराघात और करापात दोनों जब एक ही व्यक्ति पर होते हैं तो वो टैक्स किस टाइप का टैक्स होता है? प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। वापस एक बार हम डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन पे चलते हैं। ये देखिए, इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इम्पैक्ट यानी कि इमीडिएट इफेक्ट एंड इंसिडेंस यानी कि फाइनल बर्डन आर ऑन सेम पर्सन। ओके, जब इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स एक ही व्यक्ति पर होता है तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। टेक्निकल लैंग्वेज में डायरेक्ट टैक्स की यही डेफिनेशन है। इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस आर ऑन सेम पर्सन। अभी हम जब इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन देखेंगे तब आपको ये और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स समझ आया। अब हम इनडायरेक्ट टैक्स पे चलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स रीड करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस which the taxpayer pays indirectly. Okay, indirect taxes are those taxes which the taxpayer pays indirectly, जब वो अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान करता है taxpayer. The person paying the taxes can recover them from another person. समझ आया? ऊपर क्या था डायरेक्ट टैक्सेस में कि जिसने टैक्स पे किया वह किसी और से उसको रिकवर नहीं कर सकता, बट यहाँ डेफिनेशन में क्या दिया है? द पर्सन पेइंग द टैक्सेस कैन रिकवर देम फ्रॉम अनदर पर्सन. वी कैन से द अमाउंट ऑफ टैक्सेस कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर अनलेस एंड अनटिल इट हैज़ बीन कंज्यूम्ड और यूज्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर. कर का जो भार है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट होता रहता है। कब तक? जब तक उस वस्तु का अंतिम उपभोक्ता द्वारा उपयोग नहीं कर लिया जाता। Therefore, in case of indirect taxes, impact and incidence are on two different person. Indirect tax में कराघात और करापात, impact of tax और incidence of tax दोनों अलग अलग व्यक्तियों पर होते हैं। यानी कर चुकाने का दायित्व किसी और व्यक्ति का होता है, लेकिन कर का जो भार होता है वो किसी और व्यक्ति पर होता है। आगे और समझेंगे हम इसे। अप्रत्यक्ष कर से आशय ऐसे कर से होता है जिसका कराघात एवं करापात अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। इस कर का भुगतान यद्यपि उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिस पर इसे लगाया जाता है, परंतु वह ऐसे कर को वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करने वाले व्यक्ति से वसूल कर लेता है। इस प्रकार ऐसे कर का भार यानी बर्डन यानी इंसिडेंस वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग करने वाले व्यक्ति पर हस्तांतरित कर दिया जाता है। क्लियर है? चलिए अप्रत्यक्ष कर का भी एग्जाम्पल देते हैं। ये तो था जो लास्ट एग्जाम्पल हमने लिया वो डायरेक्ट टैक्स का।
में से गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपीज़ का टैक्स मांगा, मैंने सरकार को 1 लाख रुपए का टैक्स पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब मुझे अपने डे टू डे में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। मैं कमा किसके ले रही हूँ? मैं एक जॉब कर रही हूँ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो मैं अपनी जो मेरी सैलरी होगी, मेरी कमाई होगी, उससे मैं अपनी ज़रूरतें पूरी करूँगी। ज़रूरतों में हर चीज़ इंक्लूड होगी। मुझे मेरे घर के लिए कोई वस्तु चाहिए होगी, मुझे मेरे पर्सनल यूज़ के लिए कोई सामान चाहिए होगा। चलिए, मुझे आपको पढ़ाने के लिए, अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए मुझे मोबाइल की ज़रूरत है। मैंने मोबाइल ख़रीदा, तो जो मोबाइल मैंने ख़रीदा अगर वो 15,000 का है तो आपको पता है उस पर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। उसके बाद ही उस पर MRP लिखी होती है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स MRP दिस। तो अगर मैंने 15,000 रुपये का पेमेंट उस सेलर को किया है जिससे मैंने मोबाइल ख़रीदा, तो उसमें मैंने टैक्स का भी पेमेंट किया है। लेकिन मैंने वो टैक्स का पेमेंट किया किसको? उस मोबाइल सेल करने वाले शॉपकीपर को। अब उसने क्या किया? जो उसका कॉस्ट प्राइस था, जो उसका प्रॉफिट था, वो उसने रखा, और उस मोबाइल की प्राइस पे उसने जो मुझसे टैक्स लिया, वो टैक्स उसने गवर्नमेंट के पास जमा कराया। तो टैक्स लिया किससे? उसने मेरे से। टैक्स किस पे लगा? मेरे ऊपर। लेकिन मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जमा नहीं कराया। गवर्नमेंट ने डायरेक्टली मुझसे टैक्स नहीं मांगा। गवर्नमेंट ने किससे टैक्स मांगा? उस सेलर से जिसने वो सामान बेचा। मुझसे टैक्स किसने कलेक्ट किया? उस सेलर ने। तो बीच में एक और मीडिएटर है, सेलर। चलिए, तो उसने मुझसे ये टैक्स कलेक्ट किया और सरकार के पास जमा कराया। तो ये जो मीडिएटर हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है एक हो। अब जिसने मुझसे टैक्स कलेक्ट किया वो एक रिटेलर था, ठीक है। उसने जो मोबाइल्स ख़रीदे थे, जो परचेजिंग की थी, वो किसी होलसेलर से की थी। तो उसने जब परचेज़ किए मोबाइल्स होलसेल में, तब उसने इस टैक्स का पेमेंट होलसेल वाले को किया होगा, और होलसेल वाले ने मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट में जमा कराया होगा। तो ये एक प्रॉपर चेन चल रही है। गवर्नमेंट ने टैक्स किससे लिया? मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर ने जब वो सामान बेचा होलसेलर को, तो उसने वो टैक्स जो कि मैन्युफैक्चरर ने ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जमा करा दिया था, उसने होलसेलर से रिकवर कर लिया। और होलसेलर ने जब रिटेलर को सामान बेचा, तो होलसेलर ने वो टैक्स रिटेलर से ले लिया। रिटेलर ने जब कस्टमर को, यानी फाइनल कंज्यूमर को सामान बेचा, तो उसने वो टैक्स फाइनल कंज्यूमर से ले लिया। तो इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स का जो बर्डन होता है वो फाइनली किस पर आता है? अल्टीमेट कस्टमर पर, जिसने उस सामान का फाइनली कंजम्पशन किया होता है, ठीक है। बर्डन तो कंज्यूमर पर आता है। और फर्स्ट पेमेंट करने का, इनिशियल पेमेंट करने का, टैक्स पेमेंट करने का दायित्व किसका था? किसी और का, मैन्युफैक्चरर का। तो कर का आघात, यानी कराघात और करापात, दो अलग अलग व्यक्तियों पर हुआ इसमें। इसे ही कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। आई थिंक अब आपको बेटर समझ में आया होगा। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस आर ऑन टू डिफरेंट पर्सन। अच्छा, इससे एक चीज़ और क्लियर हुई होगी। डायरेक्ट टैक्सेस जो लगता है वो मेनली इनकम पर लगता है, डायरेक्टली लगता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगते हैं वो कंजम्पशन पर लगता है, यानी वस्तुओं और सेवाओं पर लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज की सेल्स पर लगता है, कंजम्पशन पर लगता है, ठीक है। चलिए, काइंड्स ऑफ टैक्सेस अच्छे से समझ लिया हमने। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन से टैक्सेस हैं जो डायरेक्ट टैक्स में आएंगे और कौन से टैक्सेस हैं जो हमारी कंट्री में इनडायरेक्ट टैक्सेस में की कैटेगरी में आएंगे। तो डायरेक्ट टैक्सेस में आए पहले इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सारे टैक्सेस थे। लेकिन आज वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स को हटा दिया गया है। अब डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही टैक्स बचा है, कौन सा? इनकम टैक्स। क्लियर है? तो अगर हम डायरेक्ट टैक्स बोले या इनकम टैक्स बोले,
आज के टाइम में हमारे लिए एक ही बात है। डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में अब हमारी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही टैक्स है, इनकम टैक्स, जो कि इनकम पर लगता है। अच्छा, अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स की लिस्ट भी कुछ समय पहले तक काफ़ी लंबी थी। इसमें भी काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस कर दिए गए हैं। अभी आपने रिसेंटली जीएसटी बहुत ज़्यादा सुना होगा। 2017 में आया है हमारा जीएसटी। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबस्यूम करके एक टैक्स बना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स जो आज इन फोर्स है वो है कस्टम्स एक्ट। यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी में आज की डेट में हमारे पास 2 टैक्सेस हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम्स एक्ट। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट माल और सेवाओं के की सप्लाई पर चार्ज होता है। और कस्टम्स एक्ट सीमा शुल्क, जब हम आयात या निर्यात करते हैं तब कस्टम्स एक्ट एप्लीकेबल होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर। क्लियर है? तो डायरेक्ट टैक्स में हमारा इनकम टैक्स आएगा और इनडायरेक्ट टैक्स में आज की डेट में हमारे पास गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है और कस्टम्स एक्ट है। पहले इनकम टैक्स में भी, इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी बहुत सारे टैक्सेस थे, सेल्स टैक्स, वैट और भी बहुत सारे टैक्सेस थे। ठीक है, ये पेपर हमारा जो है फर्स्ट पेपर वो हमारा इनकम टैक्स सब्जेक्ट का है। इनकम टैक्स हमें इस पेपर में पढ़ना है। तो जो बैकग्राउंड है इनकम टैक्स का, कि टैक्स क्या है, इनकम टैक्स किस कैटेगरी में आता है, ये हमने समझ लिया। अब हम हमारे पेपर यानी इनकम टैक्स की बात करते हैं। तो इनकम टैक्स, आपके पेपर का नाम भी है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स। इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट, यानी हम क्या पढ़ेंगे? आयकर कानून पढ़ना है हमें सिर्फ इनकम टैक्स नहीं पढ़ना है, हमें इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है। तो लॉ में क्या क्या आता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी आयकर के लिए हमारे देश में जो कानून बना हुआ है उसका नाम है आयकर कानून 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेकंड, इनकम टैक्स रूल्स 1962, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स यानी ऑर्डर्स, एक्सप्लेनेशंस, कोर्ट केसेस, ये सब आपके इनकम टैक्स लॉ यानी कानून का पार्ट है। कानून की परिभाषा में सिर्फ एक्ट नहीं आता है, कानून में ये सब आता है। अच्छा, क्या होते हैं ये सब, ये हम देखते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये जो एक्ट बना हुआ है ये हमें बताता है व्हाट टू डू, क्या करें, है ना, कि करना क्या है, टैक्स कलेक्ट करने के लिए करना क्या है, ये तो हमें बताता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। हाउ टू डू, कैसे करना है, जो एक्ट ने बोला है उसको करना कैसे है, इसके लिए बनाए गए हैं इनकम टैक्स रूल्स 1962। कैसे करें, चलिए क्या करना है, कैसे करना है, ये तो हमें इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल्स बताएंगे। नोटिफिकेशंस, ये देखिए एक्ट क्या है, कितने सालों पहले बना हुआ है? अबाउट 60 ईयर्स, 60 साल पुराना एक्ट है। तो इतने सालों में जो चेंजेस हो गए, काम करने के तरीके में चेंजेस हो गए, इनकम कमाने के सोर्सेज में चेंज हो गए, इनकम कमाने के तरीक़ों में चेंज हो गए, तो इन बदले हुए एनवायरनमेंट में कैसे काम करना है, इसके लिए समय समय पर नोटिफिकेशंस जारी होते हैं कि अब जो चेंजेस हुए हैं एनवायरनमेंट में उसके अकॉर्डिंग कैसे काम करना है, इसके लिए नोटिफिकेशंस जारी होते हैं। तो हम एक्ट को नोटिफिकेशंस के साथ पढ़ते हैं। ये एक्ट में था, इस संबंध में ये चेंज हुआ, अब इसकी जगह पर ये पढ़ा जाना है। सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए होता है सर्कुलर्स, ऑफिशियल ऑर्डर्स, कि उन्हें किस तरीके से काम करना है, उन्हें इस एक्ट को कैसे इंटरप्रेट करना है,
एक्ट में कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो उसको किस तरीके से पढ़ा जाना है, एक्सप्लेनेशंस, यही एक्ट से रिलेटेड किसी चीज़ को स्पष्ट करना है, किसी सेक्शन को, किसी परिभाषा को, किसी भी टर्मिनोलॉजी को की व्याख्या की जानी है, तो ये भी समय समय पर इशू होता रहता है कि इसकी व्याख्या किस प्रकार की जानी है, इसका एक्सप्लेनेशन किस प्रकार किया जाना है, तो उसे भी वो भी हमारा इनकम टैक्स लॉ का ही पार्ट होता है। और कोर्ट केसेस, इतने टाइम में डिस्प्यूट्स हो गए, डिस्प्यूट्स को लेकर कोर्ट में केसेस हो गए, तो केसेस का जो डिसीजन आता है, कोर्ट केसेस का डिसीजन, वो भी हमारे लॉ का ही पार्ट बन जाता है। अच्छा, क्या 1961 में जब इनकम टैक्स आया उससे पहले क्या इनकम टैक्स ही नहीं लगता था? इनकम टैक्स नहीं था उससे पहले, इनकम टैक्स था, बिल्कुल था। समय समय पर जैसे जैसे ज़रूरत होती है वैसे वैसे टैक्स लॉस आते रहते हैं। अच्छा, आपने सेकेंड ईयर में कंपनी लॉ 2013 पढ़ रहे हो अभी, कंपनी लॉ 2013 आप सेकेंड ईयर में पढ़ा है आपने। तो क्या उससे पहले कंपनी एक्ट नहीं था? था, कंपनी एक्ट 1956 था, उससे पहले भी कंपनी एक्ट था। तो समय समय पर जैसे जैसे ज़रूरत होती है वैसे वैसे चेंजेस करने पड़ते हैं लॉ में। और जब ड्रास्टिक चेंजेस करने पड़ते हैं, जब इतना ज़्यादा टाइम हो गया कि एनवायरनमेंट बिल्कुल ही कम्प्लीटली चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा चेंजेस करने पड़ते हैं, तो फिर पूरा लॉ ही बदलना पड़ता है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 से पहले भी इनकम टैक्स लॉ था, उसमें जब चेंजेस करे, ड्रास्टिक चेंजेस करे, पूरा लॉ चेंज करना पड़ा, तब हमारे पास एक नया लॉ आया, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो आज भी चल रहा है। और जल्दी ही इसमें भी नया लॉ आने की कवायद चालू है, डायरेक्ट टैक्स कोड, सुन रहे हैं काफ़ी टाइम से। अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा डायरेक्ट टैक्स कोड। ठीक है, चलिए, जब वो आएगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इतने सालों में जो एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, लोगों के काम करने का तरीका बदल जाता है, कमाने के तरीके चेंज हो जाते हैं, तो इस वजह से कई केसेस होते हैं, कोर्ट केसेस होते हैं, और कोर्ट केसेस की वजह से रूल्स बन जाते हैं। तो आज जब हम लॉ पढ़ रहे होते हैं तो लॉ में, एक्ट में, बेसिक एक्ट में जो बातें दी होती हैं, जो प्रोविज़न्स दिए होते हैं, इसके साथ साथ हम उन कोर्ट केसेस के डिसीजन का भी ध्यान रखते हैं। अब तक हम उन केस लॉ को भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर अब नया लॉ बनता है, कोई नया कानून बनता है, तो फिर सरकार की कोशिश होती है कि जो सारे केस लॉज हैं, जो भी पास्ट एक्सपीरियंस रहे इन 60 ईयर्स में, जो डिस्प्यूट्स हुए, कोर्ट केसेस गए, कोर्ट केसेस के बेसिस पर डिसीजंस आए, रूल्स बने, उन सभी को भी इंटीग्रेट करके नया लॉ का ही पार्ट बनाया जाए। तो अभी हम जीएसटी में भी देख सकते हैं, हमारे सर्विस टैक्स में, सेल्स टैक्स में जो भी डिस्प्यूट्स थे, जो कोर्ट केसेस हुए थे, जिन प्रोविज़न्स को ध्यान में रखते थे हम सर्विस टैक्स और सेल्स टैक्स एक्ट को पढ़ते हुए, अब जब नया कानून जीएसटी गवर्नमेंट लेकर आई है, तो उन सारे प्रोविज़न्स को, उन सारे कोर्ट केसेस को, उन सारे पास्ट एक्सपीरियंस को भी उसमें ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया गया है। अब वो आपके एक्ट का ही पार्ट बन गए। जो पहले कभी डिसीजंस हुआ करते थे कोर्ट केसेस के और हमें ध्यान रखने होते थे, वो अब आपके एक्ट का ही पार्ट बन गए, जीएसटी एक्ट का। तो ऐसे ही अभी हमें इनकम टैक्स में क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे हम 1961, रूल्स, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, एक्सप्लेनेशंस, कोर्ट केसेस। अच्छा, अब हम आगे जब इनकम टैक्स की बात करेंगे तो मैं इनकम टैक्स एक्ट ही बोलूँगी, इनकम टैक्स लॉ नहीं। और इनकम टैक्स एक्ट का मतलब ये सारी टॉपिक्स जो हमने अभी देखे, ये सब इंक्लूड करते हुए ही होगा। चलिए, आयकर अधिनियम 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 आते हैं हम हमारे मेन पेपर पर। इनकम टैक्स कैन नॉट बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप। इनकम टैक्स कैन नॉट बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप। नागरिकता के आधार पर इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता। आगे पढ़ते हैं। इट इज़ टू बी चार्ज ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन इन इंडिया। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन इन इंडिया, रेजिडेंशियल पर्पस
रेजिडेंशियल स्टेटस पर आधारित टैक्स है ये। चलिए इसको मैं एग्जांपल से बताती हूँ आपको। एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स, वो भारत का सिटीज़न है, भारत में वो काम करता है, बिजनेस करता है, भारत से उसकी इनकम होती है, तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? आप बोलोगे बिल्कुल लगेगा। जो भारत में रहता है, भारत में बिजनेस करता है, भारतीय एनवायरनमेंट का, इंडियन एनवायरनमेंट का, इकोसिस्टम का यूज़ करता है और अपनी इनकम अर्न करता है, तो उस पर टैक्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। चलिए अब एक अमेरिकन सिटीज़न है। कौन सा सिटीज़न है? अमेरिकन, अमेरिका का नागरिक है। मिस्टर वाई है जो कि अमेरिका का नागरिक है। क्या हुआ, पिछले साल वो भी भारत आया, भारत में वो 7-8 महीने रहा, भारत के हवा, पानी, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम सभी का यूज़ किया, यहाँ पर व्यापार किया, बिजनेस किया, अच्छा खासा कमाया खाया, और जो बचा वो लेके भी चला गया। तो क्या उस अमेरिकन सिटीज़न पर टैक्स लगेगा? बताइए। वो तो विदेशी नागरिक है, आया था, कमाया, लेके चला गया, तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि उसने भी भारत के इकोसिस्टम, भारत के एनवायरनमेंट का यूज़ किया और भारत के इकोसिस्टम से ही उसने वो प्रॉफिट अर्न किया। तो ऐसा नहीं है कि भारत का नागरिक है, भारत में रहता है तो उस पर टैक्स लगेगा, और भारत से बाहर से कोई आया, कमाया और चला गया तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। नहीं, वो भी टैक्स पे कर ही जाएगा। क्यों? अभी मैंने आपको बताया, इनकम टैक्स कैन नॉट बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप से, नागरिकता से इनकम टैक्स का कोई लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स किसके बेसिस पर लगता है? रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर इनकम टैक्स लगाया जाता है। निवास स्थान के आधार पर, उसकी निवास स्थिति क्या रही जब उसने वो इनकम अर्न की, उसके आधार पर ही टैक्स लगाया जाता है। इट इज़ टू बी चार्ज ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन इन इंडिया। जब पर्सन की जो डेफिनेशन हमें दी गई है कि पर्सन किसे माना जाएगा, वो हमें दी गई है सेक्शन 231 में। इनकम टैक्स एक्ट जो है आपका, वो काफ़ी सारे सेक्शंस में बटा हुआ है, तो सेक्शन 231 में हमें पर्सन की डेफिनेशन दी गई है। अच्छा, रेजिडेंशियल स्टेटस की डेफिनेशन किस में दी गई है? सेक्शन 6 में। रेजिडेंशियल स्टेटस की डेफिनेशन हमारे पास है कि रेजिडेंशियल स्टेटस किसे कहा जाएगा, यह है सेक्शन 6 में। इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस पर हम पूरा एक क्लास लेंगे। फ़िलहाल अभी ये वर्ड यूज़ हुआ है, इसलिए मैं आपको बेसिक बता देती हूँ कि रेजिडेंशियल स्टेटस में क्या क्या होता है। तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी ROR, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी RNOR, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड थर्ड वन नॉन रेजिडेंट यानी NR। यानी रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर, निवास स्थान की स्थिति के आधार पर इनकम टैक्स एक व्यक्ति की निवास स्थान की स्थिति के आधार पर 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड करता है। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड तीसरा NR यानी नॉन रेजिडेंट। ठीक है। अच्छा, अब जो इंडिया के मिस्टर एक्स थे वो क्या होंगे? रेजिडेंट में आएंगे यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट में आएंगे, या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में आएंगे, या नॉन रेजिडेंट में आएंगे? इसी प्रकार जो मिस्टर वाई थे अमेरिकन सिटीज़न, वो किस कैटेगरी में आएंगे? तो आप ये समझिए कि जो मिस्टर एक्स है इंडियन सिटीज़न, वो भी तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आ सकते हैं, और जो मिस्टर वाई हैं अमेरिकन सिटीज़न, मिस्टर एक्स इंडियन सिटीज़न, मिस्टर वाई अमेरिकन सिटीज़न, वो भी तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आ सकते हैं। सिटीज़नशिप का रेजिडेंशियल स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है। रेजिडेंशियल स्टेटस की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, ये हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। ये तो मैंने आपको
वर्ड यूज़ हुआ इसलिए इन शॉर्ट बताया है। चलिए, अब आपका ये जो इनकम टैक्स एक्ट है बहुत सारे सेक्शंस में बटा हुआ है। कितने सेक्शंस में बटा हुआ है? 298 सेक्शंस आपके इनकम टैक्स एक्ट में हैं। अच्छा, सेक्शंस क्या होते हैं? सेक्शंस क्या होते हैं? धाराएं। बुक होती है हमारी, आगे इंडेक्स बना होता है, इंडेक्स में चैप्टर होते हैं, चैप्टर 1 उसका नाम ये, चैप्टर 2 उसका नाम ये, चैप्टर 3 उसका नाम ये। और हमें इंडेक्स को देखकर पता चल जाता है कि हमारा जो टॉपिक हमें कवर करना है, जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो कौन से चैप्टर में है। ठीक है, इसी तरीके से इनकम टैक्स एक्ट जो है वो हिस्सों में बटा होता है। सेक्शन मतलब हिस्से, भाग। एक्ट एक बहुत बड़ा एक्ट है, तो उसको व्यवस्थित करने के लिए उसको हिस्सों में बांटा हुआ है। तो टोटल 298 सेक्शंस हैं हमारे इनकम टैक्स एक्ट में। हर सेक्शन किसी एक टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे सेक्शन 1 है, वो बताता है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 है क्या, कब आया, किस पर एप्लीकेबल हुआ। सेक्शन 2 इस एक्ट में जितने भी शब्द यूज़ हुए हैं, पारिभाषिक शब्द, तकनीकी शब्द, उनकी डेफिनेशन को क्लियर करता है कि उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। जैसे पर्सन वर्ड, तो पर्सन में क्या इंक्लूड होगा। तो इस तरीके से हर सेक्शन आपको इनकम टैक्स के बारे में बताएगा। चलिए सेक्शन 1 देखते हैं हम। सेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 1 कहता है दिस इज़ इनकम टैक्स एक्ट 1961। मतलब सेक्शन 1 अपना एक्ट का नामकरण कर रहा है। लाइन को पढ़ने से आपको पता चल रहा है। सेक्शन 1 में लिखा है दिस इज़ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये तो क्या है? इस लॉ का नाम है। तो सेक्शन 1 नामकरण से संबंधित है। कम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। कब से अस्तित्व में आया है ये टैक्स, ये एक्ट? 1 अप्रैल 1965 से। देखो, एक्ट तो है 1961, लेकिन इसकी एप्लीकेबिलिटी कब से थी? 1 अप्रैल 1962 से। आगे क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको और क्लियर होगा कि ऐसा क्यों, कि एक्ट का नाम 1961 है और कम इनटू फोर्स है 1 अप्रैल 1962। चलिए मैं समझा देती हूँ आपको। टैक्स लगता है 1 साल की इनकम पर लगता है। आगे हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे हम। बेसिक अभी इतना समझ लीजिए कि जो टैक्स लगता है वो 1 साल की इनकम पर लगता है। और टैक्स की कैलकुलेशन के जो ईयर माना जाता है वित्तीय वर्ष, वो अप्रैल टू मार्च की कैलकुलेशन पर बेस होता है, अप्रैल से लेके मार्च तक। तो 1961 में जो टैक्स आया, एक्ट आया, वो एप्लीकेबल हुआ। तो उस पर जो पहली बार सरकार को टैक्स मिला वो कब मिला? 1 अप्रैल 1962 से। इसीलिए कम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। अच्छा, थर्ड क्या कहता है सेक्शन 1? एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग J&K। पूरे भारतवर्ष पर समान रूप से लागू होता है ये इनकम टैक्स एक्ट 1961, जम्मू कश्मीर को भी शामिल करते हुए। ठीक है, ये 3 बातें हमें हमारा सेक्शन 1 बताता है। इसी तरह से जो बाकी के सेक्शंस हैं वो हम आगे पढ़ते जाएंगे। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दिए हैं। वैसे भी कोई भी एक्ट हो, उसका जो सेक्शन 2 होता है उसमें वो सारी डेफिनेशंस होती हैं, वो सारी परिभाषाएं होती हैं जो आगे टैक्स में यूज़ होंगी। जो आगे टैक्स में जो शब्द यूज़ हुए हैं उनको कैसे पढ़ा जाना है, उनका क्या मतलब है, वो सेक्शन 2 में दिया हुआ रहता है। तो हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 2 में भी डेफिनेशंस दे रखी हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वो डेफिनेशंस लेंगे जो आगे हमारे बार बार काम आएंगी, या जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।